चलिए, तैयार हैं आप लोग पढ़ने के लिए? पूरा तैयार हैं? आज के बाद आपको बहुत सारा जगह आप पढ़े होंगे। पहले आपको दिक्कत होता होगा कि कौन सा फूल का नर भाग है, मतलब कौन मेल है कौन फीमेल है। लेकिन आज के बाद दिक्कत नहीं होगा, इसकी पूरी पूरी गारंटी है। अगर मेरे पढ़ाने के बाद दिक्कत रह जाए तब बताइएगा। बीच में किसी को कोई टेंशन दिमाग में नहीं रखना है, कहा कि थोड़ा सा टॉपिक जो होता है ना टफ होता है। ये टॉपिक टफ इस वजह से होता है कि बहुत लोग इसको अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। लेकिन हम आज आपको इस तरीके से समझा देंगे कि अगर आप फूल देख लीजिएगा तो दूसरे को बताने लगिएगा कि अरे साहब भाग तो इसका हमको पता है, ऐसा वाला हाल कर देंगे। बस सीधे सीधे समझते जाना है, एक एक स्टेप करके एकदम आराम से धीरे धीरे। इसी वजह से हम फूल का टॉपिक के लिए एक अलग क्लास ही रखे हैं, ताकि आप हर एक चीज़ समझ जाइए कि हाँ किसको क्या कहते हैं। एक एक करके समझाएंगे और आसानी से समझ जाइएगा, कुछ बड़ा बात है नहीं। ठीक है, तो सभी लोग आज पढ़ने के लिए तैयार है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पेड़ पौधे में कहाँ तक पढ़ लिए थे? पत्ती तक खत्म कर लिए थे। और अगर हम पत्ती की बात करते हैं, मतलब लिप्स की बात करते हैं, तो लिप्स में अगर एक चीज़ हम आपको देखें तो लिप्स में एक बात तो आप क्लियर होगा कि पौधे के जीवन चक्र की दृष्टि से जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो फूल होता है। लेकिन पौधे का अगर ऐसे देखा जाए कि ओवरऑल कि पौधे में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है, तो पत्ती होता है। तो हम लोग पत्ती के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग को फूल के बारे में पढ़ना है। चलिए आइए आगे आते हैं। जो लोग एक बात बता देते हैं कि ये बैच आज यूट्यूब पे भी इस क्लास को सोचे हैं अपलोड करने के लिए, तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए एक बात बता देते हैं, ये क्लास एप्लीकेशन पे चलता है और एप्लीकेशन का नाम है कैरियर 365। बाकी विशेष जानकारी के लिए वीडियो देख लीजिएगा, और अगर और विशेष जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा 8709926048। आप लोगों को तो याद भी हो गया होगा जी। इस नंबर पे आप विशेष जानकारी हमसे ले सकते हैं। चलिए आइए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। सही बात है ना जी, इसलिए पढ़ते रहिए। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ आप अपने कोचिंग वाले डालें। क्या कह रहे हैं भाई, नहीं समझ रहे हैं प्रशांत साहू जी? कोचिंग वाला डालें मतलब? सर ऑफलाइन वाले को होमवर्क किस बुक से मिलता है? कुछ कुछ बुक है, आप लोग का भी ग्रुप बना देते हैं, टेक्निकल टीम को बोल चुके हैं, ग्रुप आप लोग का भी बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी तक हम लोग पौधे के बारे में पढ़ लिए थे, तो अधिकांशतः जितने भी पौधे होते हैं, पहले पादप में जनन पढ़ने से पहले थोड़ा पौधे को समझते हैं कि अधिकांशतः जो पौधे होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं या दो लिंगी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? उभयलिंगी का मतलब होता है कि जितने भी पौधे होते हैं, अधिकांशतः, सभी नहीं, अधिकांशतः पौधे जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं, वैसे पौधों को बाइसेक्सुअल प्लांट या उभयलिंगी पौधा या द्विलिंगी पौधा कहते हैं। और अधिकांशतः पौधा वैसे ही होते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जो एक लिंगी भी होते हैं, जिसका मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग। आप कभी कभी अपने घरों में देखते होंगे कि पपीता का पेड़ पूरा लंबा है लेकिन उसमें एक भी फल नहीं लगा हुआ है। कभी आपने ऐसा देखा होगा, नोटिस किया होगा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पपीता जो पौधा होता है वो एक लिंगी पौधा होता है, और कभी कभी ज़्यादातर अधिकांशतः पौधे तो उभयलिंगी होते हैं, लेकिन पपीता एक लिंगी पौधा होने के कारण उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, तो फल निकलेगा ही नहीं। तो इस वजह से पपीता का पेड़ तो हो जाता है लेकिन उसमें फल नहीं बन पाता है, क्योंकि पपीता कैसा पौधा है? एक लिंगी पौधा है। सेम उसी तरीके से एक और पौधा है खजूर। कभी कभी खजूर का पेड़ पूरा लंबा देखिएगा कि उसमें फल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न ही नहीं हो पाई है। बाकी जब पढ़ेंगे कि निषेचन क्या होता है तो हर एक चीज क्लियर होते चला जाएगा, एक एक स्टेप करके। पौधे में भी जो जनन, अभी हम लोग मानव में जनन नहीं पढ़े, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो लैंगिक जनन और दूसरा क्या होता है? अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, और अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब लैंगिक जनन केवल उसी पौधे में हो सकता है जिसमें फूल होता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि अब पौधे में किस प्रकार का जनन होता है मेरे भाई? तो पौधे में भी जो जनन होता है वो कैसा जनन होता है? लैंगिक जनन। पहला प्रश्न तो आपको यही पता होना चाहिए कि पौधे में जो जनन होता है किस प्रकार का जनन होता है? लैंगिक जनन।
और ये बात आपको पता है कि लैंगिक जनन के लिए मेल और फीमेल पार्ट का होना जरूरी है। हमारे अगर हम अपने जीवन में देखें कि मनुष्य में भी कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन। क्या मेल अकेले रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता। इसको हम लोग कहते हैं, लैंगिक जनन को इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसके लिए क्या होना जरूरी है मेरे भाई? तो इसके लिए मेल और फीमेल का होना जरूरी है। मेल और फीमेल का होना जरूरी है। अगर मेल और फीमेल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन जिसमें मेल और फीमेल का होना आवश्यक, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होना आवश्यक नहीं है, दोनों अगर एक ही जगह फिर भी वो जनन कैसा जनन कहलाता है? तो अलैंगिक जनन कहलाता है। तो पेड़ पौधे में जो अधिकांशतः जनन होते हैं कैसा होता है मेरे भाई? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन केवल उसी पौधे में होगा। याद कीजिए कि लैंगिक जनन केवल उसी पौधे में होगा, उसी पौधे में होगा जिसमें क्या पाया जाएगा? फूल पाया जाएगा। जिसमें फूल पाया जाएगा। सर ऐसा क्यों? जिसमें फूल पाया जाएगा उसी में लैंगिक जनन क्यों होगा? क्योंकि पौधे का जो मुख्य जनन अंग है वो फूल ही है। पौधे का जो मुख्य जनन अंग क्या है? फूल है। अगर जिस पौधे में फूल नहीं पाया जाएगा उस पौधे में क्या होगा? उस पौधे में लैंगिक जनन की मतलब प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो लैंगिक जनन के लिए पौधे में फूल का होना अनिवार्य है। हम लोगों ने पौधे के 4 कैटेगरी को पढ़ा था, याद कीजिए। याद है आप लोगों को? कौन कौन से कैटेगरी को पढ़ा था? याद कीजिए। क्या आपने थैलोफाइटा को पढ़ा था? थैलोफाइटा को पढ़ा था क्या? थैलोफाइटा जगत के जितने भी पौधे थे क्या उसमें फूल पाए जाते थे? थैलोफाइटा जगत में फूल नहीं पाए जाते थे। दूसरे हम लोग पढ़े थे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जगत में क्या फूल पाए जाते थे? तो टेरिडोफाइटा जगत में भी फूल नहीं पाए जाते थे। इसका मतलब है कि इसमें भी लैंगिक जनन संपन्न नहीं होगा। आएंगे, टेंशन का लेते हैं। तीसरा पढ़े थे हम लोग ब्रायोफाइटा। तीसरा क्या पढ़े थे? ब्रायोफाइटा। और इस ब्रायोफाइटा में भी क्या थे? तो ब्रायोफाइटा में भी फूल नहीं पाए जाते थे। और चौथा हम लोग ने पढ़ा था क्या? तो चौथा हम लोग ने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो याद कीजिए कि जिम्नोस्पर्म में फूल जैसी प्रकृति पाई जा रही थी। ध्यान रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म में फूल जैसी प्रकृति, लेकिन वास्तविक फूल का क्या था? इसमें भी अभाव था। इसका मतलब है कि लैंगिक जनन किसमें संपन्न होगा? तो लैंगिक जनन पौधे के केवल और केवल एक कैटेगरी में संपन्न होगा। वो कौन है मेरे भाई? एंजियोस्पर्म। ध्यान रखिएगा, वो कौन है मेरे भाई? एंजियोस्पर्म। इस बात को आप समझ में आ गया कि लैंगिक पेड़ पौधे में लैंगिक जनन के लिए फूल का होना अनिवार्य है। और जिसमें फूल होगा वही पौधे क्या कर सकते हैं? लैंगिक जनन कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? और फूल किस कैटेगरी में पाए जाते हैं? तो एंजियोस्पर्म वाले भाग में पाए जाते हैं। अब क्लियर है ना? नहीं क्लियर है? क्या हुआ? हम ही तो बोल ही नहीं रहे हैं कि लैंगिक, हम तो फूल की बात कर रहे हैं ना, कि फूल है ही नहीं। लैंगिक जनन होता है, उसकी विधि अलग है, उसमें फूल। लेकिन हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? कि इसमें फूल नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सारे में फूल नहीं पाया जाता है। इसमें जनन की बात ही नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं कि लैंगिक जनन के लिए फूल का होना अनिवार्य है। अब ये जो टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन होता है उसकी प्रकृति अलग है, क्योंकि इसमें फूल नहीं पाया जाता है। इस बात को समझना है। याद रखिएगा, लैंगिक जनन के लिए फूल का होना अनिवार्य है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं, अभी इस चीज को क्लियर ही करने वाले थे, आप टोक ही दिए, लेकिन उसमें जो लैंगिक जनन की विधियां वो अलग है, वो फूल से नहीं संपन्न होती है। उसमें लैंगिक जनन की विधि क्या है? अलग है। ठीक है, चलते हैं उस पे आते हैं। और याद रखिएगा कि तो पेड़ पौधे की किस कैटेगरी में लैंगिक जनन हुआ? तो एंजियोस्पर्म वाले भाग में। किस भाग में? एंजियोस्पर्म वाले भाग में। अब एक बात समझिए कि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है मेरे भाई? तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है, ध्यान रखिएगा कि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है कौन है? सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो पत्ती है। क्या है? पत्ती है। लेकिन अगर जीवन चक्र की दृष्टि से देखा जाए तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है मेरे भाई? तो याद रखिएगा कि इसके लिए फूल है। क्योंकि अगर फूल नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। और जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी तो बीज का निर्माण नहीं होगा। और जब बीज का निर्माण नहीं होगा तो आगे कोई उसका जनरेशन बढ़ेगा नहीं। इसलिए जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? फूल। और पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है? पत्ती है। इतना समझ में आ गया कि लैंगिक जनन किसको कहते हैं? मतलब लैंगिक जनन में मेल और फीमेल पार्ट क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। अच्छा, क्या अधिकांशतः पौधे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अधिकांशतः पौधे कैसे होते हैं? तो अधिकांशतः सर जो पौधे होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी, या इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। मतलब कि जिसमें नर और मादा पार्ट, मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पौधे में पाया जाता है। हम पौधे की बात कर रहे हैं
कि अधिकांशतः पौधे कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब उभयलिंगी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं, मतलब कि नर और मादा, मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पौधे में पाया जाता है। दूसरी बात कि लैंगिक जनन के लिए मेल और फीमेल का होना जरूरी है। दूसरी बात, केवल उसी पौधे में जनन, लैंगिक जनन होगा जिसमें क्या पाया जाएगा, फूल। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल ऐसे पौधे हैं जिसमें लैंगिक जनन होता है, लेकिन लैंगिक जनन की विधि क्या होती है, अलग होती है। अगर जिस पौधे में फूल नहीं पाया जाएगा, क्या उसमें लैंगिक जनन की यह विधियां संपन्न होगी, तो नहीं होगी। और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि पौधे के किस कैटेगरी में फूल के द्वारा लैंगिक जनन होता है, तो एंजियोस्पर्म वाले भाग में। किस भाग में, एंजियोस्पर्म। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, पत्ती है, और जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग पौधे का कौन है, फूल है। यहां तक समझ में आ गया ना। अब आइए फूल के ऊपर। फूल को समझना है हम लोग को, यही ना समझना है जी। फूल को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर, ये तो सब लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फूल बहुत आसानी से समझा देंगे, एकदम आराम से देखते रहिएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। इतना ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले का कमेंट जरा ले लें। टाइम नहीं मिल पाने की वजह से पीडीएफ से तुरंत समझ लेंगे प्लीज। पीडीएफ तो अपलोड हो ही रहा है जी, कैसे बोल रहे हैं आप। होमवर्क मिलता रहेगा, हाँ सर हमको भी ग्रुप में ऐड कर दीजिए प्लीज। आप लोग का एक अलग ग्रुप बना रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। रेगुलर क्लास होगा ना सर, कब बंद था क्लास, क्लास रेगुलर 3-4 दिनों से हो रहा है, आप बाद में आते हैं। जिम्नोस्पर्म तो पुष्पभीद में आता है सर जी, इसे क्लियर कर दे। जिम्नोस्पर्म में पुष्पभीद में आता है, लेकिन इसमें वास्तविक पुष्प का अभाव होता है, ये बात भी हम क्लियर कर चुके हैं आपको पहले ही। बाकी ऑनलाइन वाले का भी हम कमेंट ले रहे हैं, आप लोग टेंशन इसका नहीं लीजिए। चलिए आइए पुष्प की बात करते हैं। किसी भी विकसित पुष्प में अगर वह पुष्प विकसित है तो उसमें कितने भाग पाए जाएंगे, तो किसी भी विकसित पुष्प में 4 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं, 4 भाग। तो अगर फिगर इधर उधर बने तो आप लोग हंसिएगा नहीं, बस समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि फिगर के हम एक्सपर्ट नहीं है। न दा विंची के क्या था, मोनालिसा चित्रकार था ना जी, अब मोनालिसा हम नहीं है, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले इतना बात तो क्लियर होगा कि फूल किससे लगा हुआ रहता है, तो फूल जो लगा रहता है शाखा से लगा रहता है। किससे लगा होता है, शाखा। ये बात सब लोग जानते हैं ना कि फूल पौधे के किस भाग से जुड़ा हुआ रहता है, शाखा से जुड़ा रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस शाखा से जिस भाग से जुड़ा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं पेडिकल। इसको क्या बोलते हैं, पेडिकल। याद रखिएगा कि पेडिकल, या इसी को बोलते हैं पेटियोल्स, इसी को क्या बोलते हैं, पेटियोल्स। और हिंदी में इसका नाम है ब्रिंथ, हिंदी में इसका नाम क्या है, ब्रिंथ। इतना बात समझ में आ गए। अब इसमें यहाँ पे एक गुद्देदार संरचना होती है, गुद्देदार संरचना होती है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलमस। क्या बोलते हैं, थैलमस। थैलमस कहते हैं, क्या कहते हैं, थैलमस। थैलमस को कहते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, पुष्पासन। 3 भाग समझ में आया, एक एक स्टेप करके समझेंगे ताकि आप एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई हड़बड़ाना नहीं है, नहीं आपको मैराथन दौड़ने जाना है, नहीं घर में सरसों जर रहा है और गेहूं मर रहा है कि आपको पटाने जाना है, आपको एकदम बढ़िया से समझना है। फूल किससे जुड़ा हुआ होता है, शाखा। और फूल जिससे जुड़ा हुआ होता है, जिस भाग को हम पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रिंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिंथ। और ये जो मांसल गुदेदार संरचना होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, पुष्पासन। क्या आप लोगों को पुष्पासन तक समझ में आ गया। चलिए अगले स्टेप पर आते हैं, और अगला स्टेप हमारा रहेगा क्या, तो जो अब उसमें आप हरा हरा भाग देखते होंगे, पुष्पासन से हरा हरा भाग जुड़ा हुआ रहता है। इस तरीके का भाग हरा हरा पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है, इसको कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं, कैलिक्स। एकदम लाइव दिखाएंगे, गुलाब का फूल भी इसीलिए मंगवा लिए ताकि आपको हर एक चीज समझा सकें। इसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, कैलिक्स। इस कैलिक्स का क्या काम होता है कि जब फूल अपने शुरुआती अवस्था में होता है तो कैलिक्स हरे रंग का होता है, और इसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण करके फूल को ऊर्जा प्रदान करना। और जब फूल अपनी छोटी अवस्था में होता है, शुरुआती अवस्था में होता है, तो फूल के कली को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, फूल के कली को सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आ रहा है, थैलमस समझ में आ गया होगा, पेटियोल्स या पेडिकल समझ में आ गया होगा, और ये कैलिक्स समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप देखते होंगे कि अलग अलग फूल में उसके जो ऊपरी हिस्से होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे गुलाब की बात करते हैं तो उसका ऊपरी हिस्सा लाल रंग का होता है। चमेली की बात करते हैं उसकी ऊपरी हिस्सा, याद रखिएगा कि उसका ऊपरी हिस्सा किस वक्त, दे दीजिए जरा मोबाइल उनको। चमेली का ऊपरी हिस्सा उजले कलर का होता है। मतलब अलग अलग फूल में उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है अलग अलग रंग का होता है। और ये जो ऊपरी हिस्सा होता है मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, कोरेला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं, कोरेला बोलते हैं। इतना कोरोला बोलते हैं। समझ में आ रहा है,
बताइए तो अब अपने से फिगर ड्रा कर दीजिएगा, आपको अपने से फिगर ड्रा करने आना चाहिए। फूल किस भाग से जुड़ा हुआ रहता है? शाखा से। जिसको पकड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? पेडिकल या पेडियोल्स। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रिंच। जो इसमें हरा वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स। याद रखिएगा, हरा वाला भाग को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, हरा वाला भाग को कैलिक्स। और याद रखिएगा इस वाले भाग को क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? कोरोला। अब इस कोरोला का क्या काम होता है? तो कोरोला का जो काम होता है ना सर, ध्यान रखिएगा कि कोरोला का जो काम होता है, ध्यान रखिएगा कि कोरोला का जो काम होता है, एक कीटों को आकर्षित करना होता है। खास करके अब कीट को, पक्षी को अगर अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा तब उस स्थिति में क्या होगा कि परागकण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। जब आप आगे पढ़ेंगे सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन मतलब कि पर परागन और स्वपरागन, उसमें आपको यह बात समझ में आएगा कि परागन के लिए कीटों का आना फूल पर जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि भंवरों ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। ये सब झूठ बात है। फूल ऑलरेडी खिला हुआ रहता है, उस पर भंवरा क्या होता है? आकर्षित होकर बैठता है। और उस आकर्षित करने का काम कौन करता है? कोरोला। क्या आप इतने भाग को समझ पाने में सक्षम है फूल में? अब बता दीजिएगा कि इस भाग को क्या बोलते हैं? पेटियोल्स। अगर हम आपको फूल दिखाएं तो आप सारा भाग बता दीजिएगा। इस फूल को हम हटाते हैं और इस फूल को निकालते हैं। चलिए बताइएगा, बिना देखे हुए बताइएगा कौन सा भाग है, फिर बाद में इसको तोड़ेंगे। जो पकड़े हुए इसको क्या कहेंगे हम? पेडिकल या पेटियोल्स या ब्रिंच। ये जो आप हरा वाला भाग देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? हरा वाला भाग को कैलिक्स। उसमें बीच में पुष्पासन, तो बीच में इसमें जिस पे रखा हुआ है, जिस पे रखा हुआ ये वाला भाग पुष्पासन है, और इसको क्या बोलेंगे? कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। ये लाल वाला भाग क्या है? कोरोला। लाल वाला भाग क्या है? कोरोला। इतना तक समझ में आ गया ना? बाकी हर एक कुछ समझाते चलेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब आइए पहले आपको नर जननांग समझाएंगे, फिर आपको मादा जननांग समझाएंगे। अब आते हैं, आप लोग बताइएगा और हम बनाएंगे। अब समझ में आ गया होगा ये फूल किससे जुड़ा हुआ होगा? शाखा से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? शाखा से जुड़ा हुआ होगा। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे ब्रिंच बोलेंगे, या पेटियोल्स बोलेंगे, या पेडिकल्स बोलेंगे। याद रहेगा ना? इसी को क्या बोलेंगे? पेडिकल्स बोलेंगे। सब काम आने वाला है। अच्छा, इस पे एक मांसल संरचना होगी, इसको क्या बोलेंगे? मांसल पुष्पेदार संरचना को बोलेंगे पुष्पासन। क्या बोलेंगे? पुष्पासन। चलिए आगे आइएगा। इसमें जो हरे रंग का संरचना होगा उसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? कैलिक्स। चलिए अब इसको क्या बोलेंगे? याद कीजिए, इसमें जो अलग अलग कलर का संरचना, इसको क्या बोलेंगे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ गया ना? अब आइए, दो भाग आप समझ गए, तीसरे भाग पे चलते हैं। पहला भाग था कैलिक्स और दूसरा भाग था कोरोला। कोई दिक्कत? फूल को दिखा के भी समझा दिए। अब आइए तीसरा भाग जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरीके से होता है। इस तीसरे भाग को हम बोलते हैं एंडोसियम। क्या बोलते हैं? एंडोसियम। एकदम समझते चलिएगा। एंडोसियम जो है, याद रखिएगा, इस तीसरे भाग को क्या बोलते हैं? एंडोसियम। एकदम एक चीज नहीं बचेगा, टेंशन मत लीजिए। इस पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं? एंडोसियम। एंडोसियम का मतलब होता है पुमांग। एंडोसियम को हिंदी में क्या कहते हैं? पुमांग। और ये कैसा जननांग है? तो मेल है या नर जननांग है? एंड्रोसियम फूल का कैसा जननांग है? अगर आप स्टेप से भटके तो आपका फूल खत्म, इसलिए एक एक स्टेप को समझते चलेगा जैसे हम समझा रहे हैं। तो एंड्रोसियम समझ में आ गया। एंड्रोसियम फूल का कैसा भाग है? मेल पार्ट है। कैसा भाग है? मेल पार्ट। अब एंड्रोसियम के प्रत्येक यूनिट, ये एंड्रोसियम बहुत लंबा है, इतना लंबा है, इसके प्रत्येक यूनिट को हम लोग अस्टामेन बोलते हैं। इसके प्रत्येक यूनिट को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो इसके प्रत्येक यूनिट को बोलते हैं अस्टामेन बोलते हैं। इसके प्रत्येक यूनिट को क्या बोलते हैं? अस्टामेन। ये लंबा वाला भाग क्या है? एंड्रोसियम। लंबा वाला भाग क्या है? एंड्रोसियम। कैसा जननांग है? मेल। हिंदी में क्या बोलते हैं? पुमांग। और याद रखिएगा कि इस पूरे भाग के, याद रखिएगा कि अगर एंड्रोसियम को, पूरे भाग को एंड्रोसियम कहते हैं और इसके प्रत्येक यूनिट को क्या कहते हैं? अस्टामेन। अब ये जो अस्टामेन मतलब कि ये जो एंड्रोसियम बना हुआ है वो किससे मिलकर बना हुआ है? अस्टामेन। जैसे हम कहते हैं कि कोशिका की छोटी इकाई के, मतलब शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। इसका मतलब है कि शरीर हमारा जो बना हुआ है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। सेम उसी तरीके से एंड्रोसियम जो बना हुआ है किससे मिलकर बना हुआ है? अस्टामेन। और इस अस्टामेन को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग को क्या कहते हैं? पहले भाग को कहते हैं फिलामेंट। पहला भाग को क्या कहते हैं? फिलामेंट। और दूसरे भाग को कहते हैं एंथर। दूसरे भाग को क्या कहते हैं? एंथर। यहां तक समझ में आ गया? फिलामेंट को हिंदी में कहते हैं तंतु और एंथर को कहते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं?
पराग कोश। अब समझिए कि एंथर किसको कहते हैं और फिलामेंट किसको कहते हैं। इस पूरे भाग को क्या कहेंगे, एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम जिससे मिलकर बना हुआ उस यूनिट का नाम क्या है, स्टैमेन। स्टैमेन को कितने भागों में बांटेंगे, ये जो लंबा वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये लंबा वाला भाग, इसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट। इसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट। और आप जो देख रहे हैं कि फूल के ऊपर गोल गोल संरचना है, कैसे संरचना है, गोल गोल। इसको अगर इसको हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, इस तरीके का जो फूल के ऊपर संरचना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे एंथर। इसको क्या बोलेंगे, एंथर। इसको क्या बोलेंगे दोस्त, एंथर। और एंथर को हम लोग क्या कहते हैं, तो पराग कोश कहते हैं। और इसी एंथर के अंदर क्या पाया जाता है, पोलन ग्रेन। इसी एंथर के अंदर क्या पाया जाता है, याद रखिएगा, इसी एंथर के अंदर पाया जाता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, परागकण। परागन नहीं, परागकण। एकदम टेंशन मत लीजिए कि एक स्टेप समझाएंगे। परागकण, पराग कोश के अंदर पाए जाने वाले छोटी छोटी संरचना को क्या कहते हैं, परागकण। परागन को क्या कहते हैं, अभी परागन नहीं, परागकण पे आएंगे। एंथर को हिंदी में क्या कहते हैं, पराग कोश। और पराग कोश के अंदर छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन या परागकण। क्या यहां तक समझ में आ रहा है। पहले तो कैलिक्स समझ में आ गया था ना, कोरोला समझ में आ गया था ना, पूरे लंबा वाला भाग को एंडोसियम, लंबा वाला भाग को एंड्रोसियम। किस यूनिट से बना हुआ है, स्टैमेन। किस यूनिट से बना हुआ है, स्टैमेन। स्टैमेन को कितने भागों में, दो भागों में। जो ये लंबा वाला भाग है इसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट। लंबे वाले भाग को फिलामेंट। और ऊपर जो गोल जैसी संरचना है इसको क्या बोलेंगे, एंथर। और उसी के अंदर क्या पाया जाएगा, पोलन ग्रेन। आप लोग समझ में आ रहा है कि परागकण कहां पाया जाता है, पराग कोश के अंदर, मतलब एंथर के अंदर पाया जाता है पोलन ग्रेन। अगर इंग्लिश में बात करें, किसी को ऐसा कोई बच्चा या कोई लड़का या लड़की जिसको समझ में नहीं आए, प्रशांत साहू जी एक एक चीज का पीडीएफ अपलोड करते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज का पीडीएफ अपडेट है, आप जाके देखिए ना, आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब इतना आपको समझ में आ गया, परागकण क्लियर है कि परागकण कहां पाया जाएगा। यही था फूल का मेल पार्ट। क्या था, फूल का मेल पार्ट। ऑल इज क्लियर। अभी क्लियर नहीं हुआ, हम एक बार और क्लियर करना चाहेंगे। अब आगे बताइएगा, हम बनाते जाएंगे और आप लोग बताते जाइएगा, उसके बाद इसको मिटाएंगे। चलिए हम क्या बना दिए, चलिए बहुत बढ़िया बात है। इसको क्या कहेंगे, शाखा। इसको क्या कहेंगे, पेटियोल्स। इसको क्या कहेंगे, चलिए ये क्या बना दिए, क्या बना दिए, थैलमस या पुष्पासन। थैलमस या पुष्पासन। चलिए ये क्या बना दिए, अच्छा चलिए ये क्या बना दिए, क्या बना दिए। चलिए लंबा वाला भाग क्या है, लंबा वाला भाग एंड्रोसियम। ये पूरे भाग को क्या कहेंगे, एंड्रोसियम। चलिए इसमें अगर हम बात करते हैं, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है स्टैमेन। इसका यूनिट क्या है, स्टैमेन। स्टैमेन को कितने भागों में, फिलामेंट और एंथर। ये लंबा वाला भाग को फिलामेंट, लंबा वाला भाग को, और ये गोल वाले भाग को। और एंथर के अंदर क्या पाया जाएगा, पोलन ग्रेन। एंथर के अंदर क्या पाया जाएगा, पोलन ग्रेन। मतलब एंथर को हिंदी में क्या कहते हैं, पराग कोश। अब पराग कोश के अंदर क्या पाया जा रहा है, परागकण। परागकण तक समझ में आ गया कि परागकण कहां पाया जाएगा। चलिए परागकण तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताइएगा, किसी को दिक्कत है नहीं ना। अब आइए मेल के बाद, ये तो ये कैसा फूल का पार्ट था, तो याद रखिएगा मेल पार्ट था। कैसा पार्ट था, मेल। ये फूल का मेल पार्ट है। दूसरा आते हैं फीमेल पार्ट पर। समझ गए आप लोग, बहुत अच्छी बात है। क्लियर हो रहा है ना जी, ऑनलाइन वाले लोग आप लोग का भी क्लियर हो रहा है ना। फिलामेंट और एंडोसियम बता दीजिए सर। जो पूरे सम्मिलित रूप से, मतलब एंथर याद रखिएगा और फिलामेंट, और दोनों सम्मिलित रूप से हम लोग उसको कहते हैं एंडोसियम। एंडोसियम का जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैमेन। एंडोसियम की यूनिट को क्या कहते हैं, स्टैमेन। अब इस स्टैमेन को कितने भागों में बांटते हैं, तो केवल लंबे वाले भाग को कहते हैं फिलामेंट, और गोल वाले भाग को क्या कहते हैं, एंथर। और सम्मिलित रूप से पूरे को क्या कहते हैं, एंडोसियम। याद रखिएगा, सम्मिलित रूप से एंडोसियम। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। चलिए ऑनलाइन वाले लोग में किसी को दिक्कत हो बताइएगा। चलिए आगे आते हैं, आप लोग सब चीज ऐसे ही समझते जाइएगा। अब आइएगा, जब तक फूल वयस्क नहीं होगा, जब तक फूल वयस्क नहीं होगा तब तक एंथर के अंदर, मतलब पराग कोश के अंदर परागकण का निर्माण नहीं होगा। मतलब कि परागकण के निर्माण के लिए
फूल का वयस्क होना जरूरी है, मतलब फूल का बड़ा होना जरूरी है, इतना बात याद रखिएगा। अब पोलन ग्रेन कैसा है मेरे भाई, तो हम पोलन ग्रेन को नहीं कह सकते हैं दोस्त कि पोलन ग्रेन जो है सर, ये पोलन ग्रेन जो है ये मेल गैमेट है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? पोलन ग्रेन जो है सर ये मेल गैमेट है। कैसा गैमेट है? मेल गैमेट। मेल गैमेट, मेल का मतलब होता है नर और गैमेट का मतलब होता है युग्मक, मतलब फूल में नर युग्मक क्या हो गया? पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन कहां पाया जाएगा? क्लियर है ना? पोलन ग्रेन कहां पाया जाएगा? क्लियर है ना? चलिए अब आते हैं चौथे भाग की ओर, बताइएगा। चौथा भाग ये हो गया शाखा, चलिए ये हो गया क्या? पेटियोल्स या पेडिकल्स। ये वाला भाग क्या हो गया? थैलमस। ये वाला भाग क्या हो गया? कैलिक्स। चलिए बहुत बढ़िया बात है। ये वाला भाग क्या हो गया? कोरेला। ये वाला भाग कोरेला। अब आप नर जननांग के बारे में समझ चुके हैं, हम उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मादा जननांग आपको समझाते हैं, मतलब फूल का कौन सा भाग? फीमेल पार्ट को समझाते हैं। जो फूल का फीमेल पार्ट होता है कुछ इस तरीके से होता है। कैसे होता है? जो अंतिम में जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, मतलब अंतिम में त्रिभुजाकार होता है। कैसे होता है? त्रिभुजाकार। और इसी की संरचना आगे की ओर बढ़ते जाती है, याद रखिएगा। इसी की संरचना, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, बहुत सारे होते हैं, हम चार समझने के लिए बता रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये क्या है मेरे भाई? तो ये फूल का मादा जननांग है। बाकी अभी आप नाम मत समझिए। इसमें जो संरचना होती है इस भाग को हम क्या कहते हैं? थैलमस। इस भाग को क्या कहते हैं? मतलब ये जो मादा जननांग होता है, ये मादा जननांग जो होता है फूल का, वो किससे जुड़ा हुआ होता है? तो थैलमस से जस्ट सटा हुआ होता है और त्रिभुजाकार आकृति का होता है। और उससे क्या निकला हुआ होता है? इस फिलामेंट जैसे चीज निकले होते हैं, लेकिन इसका नाम क्या होता है? बिल्कुल अलग अलग होता है, याद रखिएगा। अब इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले इस पूरे भाग को हम कहते हैं, इस पूरे भाग को हम लोग कहते हैं गाइनोसियम। इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? ये जो हम मादा जननांग बनाए, इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम। ऐसे भी महिला के डॉक्टर को क्या कहते हैं जी? याद रहेगा ना कि फूल का नर जननांग कौन सा है? एंडोसियम। और मादा जननांग कौन सा है? गाइनोसियम। अब इस गाइनोसियम की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो यूनिट है उसको बोलते हैं कार्पेल। इसके यूनिट को क्या बोलते हैं? मतलब इस गाइनोसियम जिससे मिलकर बना हो उसको क्या बोलते हैं? कार्पेल कहते हैं। याद रहेगा ना कि फूल का नर जननांग, नर नर, याद कीजिए, नर जननांग कौन सा था? एंडोसियम। मादा जननांग कौन था? गाइनोसियम। और गाइनोसियम का यूनिट क्या है मेरे भाई? कार्पेल। गाइनोसियम का यूनिट क्या है? कार्पेल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इस वाले भाग को कहते हैं ओवरी। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? ओवरी। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी को हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। सॉरी, हाँ क्या बोलते हैं? अंडाशय। ओवम को कहते हैं अंडाणु, अंडाशय। ओवरी को क्या कहते हैं? अंडाशय। ओवरी समझ में आ गया कि कैसे होता है? अच्छा, पूरे याद रखिएगा कि इस पूरे भाग को क्या कर रहे थे? गाइनोसियम। गाइनोसियम का यूनिट क्या था? कार्पेल। गाइनोसियम का यूनिट क्या था? कार्पेल। अभी सब से बनवाएंगे कि एक आदमी से बनवाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इस वाले भाग को क्या कहते हैं? ओवरी। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? ओवरी। अब ये जो लंबा वाला भाग है इसको बोलते हैं अस्टाइल। इसको क्या बोलते हैं? अस्टाइल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इस वाले लंबे वाले भाग को क्या बोलते हैं? अस्टाइल। और आप जो देख रहे हैं इस वाले भाग को बोलते हैं अस्टिग्मा। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? अस्टिग्मा। समझ में आ गया? नर जननांग समझ में आ गया था। मादा जननांग को एक बार फिर से देखते हैं कि थैलमस से जुड़ा होता है कैसी प्रकृति का? त्रिभुजाकार। उसको क्या बोलते हैं? ओवरी या अंडाशय। इसको क्या बोलते हैं? अस्टाइल। और ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? यहां तक अगर आपको दिक्कत है तो बताइएगा। स्टाइल और स्टिग्मा समझने में कोई दिक्कत है? स्टाइल और स्टिग्मा समझने में कोई दिक्कत है? पहले इतना आप बना पाइएगा कि कौन सा नर जननांग है, कौन सा मादा जननांग है। नर जननांग को क्या कहेंगे? एंडोसियम। एंडोसियम का यूनिट क्या था? एंडोसियम का यूनिट उसके प्रत्येक यूनिट को अस्टामेन कह रहे थे। अस्टामेन को कितने भागों में? फिलामेंट और एंथर। गाइनेशियम के प्रत्येक यूनिट को कार्पेल। अब इसको कितने भागों में? इसको भी दो भागों में, अस्टाइल और स्टिग्मा। अस्टाइल और स्टिग्मा। लेकिन जो इसमें अभी फर्टिलाइजेशन नहीं, केवल अभी आपको अंग बता रहे हैं। अब इसमें जो ओवरी से ही किसका निर्माण होगा? तो ओवरी से निर्माण होगा ओवम का। ओवरी से क्या निर्माण होगा?
कैसे होगा उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी इतना समझिए कि फूल में जो जनन अंग होता है, मादा जनन अंग होता है, उसको क्या कहते हैं? गाइनोसियम। और गाइनोसियम में भी किस पार्ट से ओवम का निर्माण होता है? ओवरी वाले भाग से। तो इससे क्या बनेगा? ओवम। इससे क्या बनेगा? ओवम। ओवम को हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। कह सकते हैं ओवम को हम अंडाणु कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ऐसे ओवरी, ओवरी के नीचे एक चीज और होता है, ओव्यूल। ओवरी के नीचे क्या होता है? ओव्यूल। और इसको हम लोग कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं मेरे भाई? बीजांड। ओवरी के, अगर ये ओवरी है तो इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? हम ओव्यूल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? ओव्यूल। ओवरी के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर भी एक संरचना पाई जाती है जिसको इम्ब्रियो सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्ब्रियो सैक। इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणपोष। हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूणपोष। आप पढ़े हैं ना कि हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूणपोष। अब के इसके अंदर भी एक संरचना पाई जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणपोष। इस ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? ओवूल। ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो सैक। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? भ्रूणपोष कहते हैं। और उसके बाद ही एम्ब्रियो सैक के बाद किसका उत्पादन होता है? ये फटने के बाद उत्पादन होता है ओवा या ओवम का। बताएंगे कैसे फटता है, क्या प्रक्रिया है, पूरा बताएंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि ओवा का उत्पादन किस प्रकार होता है। अभी आप फूल का नर जनन अंग और मादा जनन अंग से परिचित होंगे, इतना समझ में आ गया है। नर जनन अंग और मादा जनन अंग बता दीजिएगा। चलिए, तो हम फूल का पहले इधर मेल वाला पार्ट बनाते हैं और इधर बनाते हैं फीमेल वाला पार्ट। आप ही लोग बताइएगा ये क्या हो गया? चलिए, वृक्ष की शाखाएं हो गई। इसको क्या बोलेंगे? पेटियोल्स या पेडिकल्स। पेटियोल्स या, ये कौन सा भाग हो गया? थैलमस। ये कौन सा भाग हो गया? कैलिक्स। हरा वाला भाग ना। चलिए, ये कौन सा भाग हो गया? ये कौन सा भाग? कोरेला हो गया। क्या कौन सा भाग? कोरेला। चलिए, आप बताइएगा कि देखिए हम 4 बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 4, बहुत सारे होते हैं, बस समझने के लिए 4 की जगह 10 भी आप बना सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं सम्मिलित रूप से? इंडोसियम बोलते हैं। सम्मिलित रूप से? अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि इंडोसियम का यूनिट अस्टामिन, अस्टामिन को कितने भागों में? अब लिखने का जरूरत नहीं ना जी। अस्टामिन के कितने भागों में? लंबा वाला भाग और ये वाला भाग एंथर, ये वाला भाग एंथर। अब इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या पाया जाएगा? इसी एंथर के मतलब पराग कोष के अंदर पाया जाएगा पराग कण। पराग कोष के अंदर क्या पाया जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत है? ये कैसा भाग था? तो ये फूल का कौन सा भाग? मेल। फूल का मेल। अब आइए फीमेल पे बताते हैं। सेम उसी तरीके से फीमेल पार्ट बहुत आसान है जी, बस केवल समझाने का मतलब तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए ताकि आप यहाँ तक आप समझ गए ना। आपको फर्टिलाइजेशन भी बहुत अच्छे से समझा देंगे कि निषेचन कैसे होता है, उसमें क्या क्या भाग लेता है। यहाँ तक फूल में नर जनन अंग और मादा जनन अंग में दिक्कत नहीं ना है। अगर बनाने भी बोलेंगे तो बना दीजिएगा ना, और बनाने बोलेंगे ही, क्लास खत्म होने के बाद बनाने बोलेंगे ही। चलिए, बहुत बढ़िया। छाया भारद्वाज जी, अरे जब पटने में है तो आके ऑनलाइन क्लास क्या कर रहे हैं? ऑफलाइन करना चाहिए। चलिए, आइए आगे। ये वाला भाग पेटियोल्स, ये वाला भाग, ये वाला भाग थैलमस, ये वाला भाग थैलमस, ये वाला भाग कैलिक्स, ये वाला भाग, ये वाला भाग कोरोला। चलिए, ये वाला भाग ओवरी। पूरे भाग को ना गाइनोसियम कहेंगे। अच्छा, ये वाला भाग आप बताइएगा? अस्टाइल। और इसको क्या बोलेंगे? अस्टाइल या इसको कहेंगे स्टाइल और इसको कहेंगे स्टिग्मा। अब लिखने का जरूरत पड़ रहा है? क्लियर हो गया है ना? अब देखिए कि फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं। अब इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा कि फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं। इतना तक कोई दिक्कत नहीं ना है कि फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं। अब ये पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन निकल के कहां पहुंच गया? ये पोलन ग्रेन निकल के पहुंच गया अस्टिग्मा पे। अस्टिग्मा को हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। यहां लिख देते हैं वर्तिकाग्र। हम कह सकते हैं पोलन ग्रहण को हिंदी में क्या कह रहे थे? परागकण। क्या कह रहे थे? परागकण। पोलन ग्रहण को कह रहे थे परागकण। यहां तक कोई समस्या? तो जब पोलन ग्रहण निकलकर अस्टिग्मा पर पहुंच जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी प्रक्रिया को परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागन। याद रखिएगा कि परागन, तो अब एक चीज समझिए, जितने भी पेड़ हैं, मान के चलिए कि पपीता का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, शीशम का पेड़, क्या सभी के पोलन ग्रेन का उम्र एक जैसा होगा? नहीं, हर एक पेड़ के पोलन ग्रेन का उम्र अलग अलग होगा। हो सकता है कि
पपीता के पेड़ में पोलन ग्रेन का निर्माण हो और आज निर्माण हो, आज ही खत्म हो जाए। लेकिन बरगद के पेड़ में अगर पोलन ग्रेन का निर्माण हो तो आज निर्माण हो, वो लगातार 6 महीने तक भी बना हुआ रह सकता है। मतलब हर एक पेड़ के पोलन ग्रेन की आयु अलग अलग होती है। अब इस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंच जाना है क्या कहलाता है? तो परागन कहलाता है। उसको इंग्लिश में पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहलाते हैं? अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है दोस्त, याद रखिएगा कि परागन की परागकण समझ में आ गया था ना। तो कह सकते हैं ना कि बढ़ती का, अगर इसको कहेंगे कि परागकण से निकलकर मतलब कि पराग कोश से परागकण का निकलकर स्टिग्मा पर पहुंच जाना ही क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इतना बात समझ में आ गया कि परागन किसको कहते हैं? जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। कह सकते हैं ना। अब इतना मतलब समझ में आ गया होगा कि इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पोलिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? पोलिनेशन, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? परागन। परागन। अब बहुत सारा बच्चा जानते हैं क्या करता था? परागकण और परागन में उसको अंतर नहीं समझ में आता था। आप लोग को समझ में आया कि परागकण अलग है और परागन की परागन एक प्रक्रिया है और परागकण एक भाग है। क्लियर है ना? अगर आपसे पूछेगा कि परागन क्या है तो परागन समझ जाइएगा ना। परागन वैसी प्रक्रिया है जिसमें एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर कहां पहुंच जाता है? स्टिग्मा पर। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमको नहीं लगता कि आपको परागन में कहीं कोई दिक्कत होना चाहिए। परागन में कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। परागन में कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नहीं ना। अब परागन 2 तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से? 2। फूल का आप मेल पार्ट समझ गए, फीमेल पार्ट समझ गए। अब कोई भी आदमी खड़ा करके आपको हिला डुला के पूछेगा, बता दीजिएगा। बताइए तो एंडोसियम कौन सा पार्ट है? गाइनोसियम कौन सा पार्ट है? एंडोसियम का यूनिट क्या था? अस्टामेन। अस्टामेन के कितने भागों में? एकदम यहाँ का यहाँ याद होना चाहिए। कौन कौन भागों में? फिलामेंट और एंथर। पोलन ग्रेन किस भाग में पाए जाएंगे? एंथर वाले भाग में। किस भाग में? एंथर वाले भाग में। चलिए आइए, गाइनोसियम कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट? फीमेल। अच्छा, गाइनोसियम का यूनिट क्या था? कार्पेल। क्या था? कार्पेल। अस्टाइल स्टिग्मा फूल का कौन सा भाग? अस्टाइल स्टिग्मा कौन सा भाग? अब इतना समझ में आ गया ना। अब नहीं ना गलती कीजिएगा। अब आपको क्लियर होना चाहिए ना कि सर फिलामेंट, ये सब स्टाइल स्टिग्मा सब बात अगर आपको कोई भी दे दे और पूछेगा इसमें से कौन फूल का मादा जनन अंग है, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि फूल का मादा जनन अंग क्या है। या तो गाइनोसियम भी दे सकता है, या स्टाइल भी दे सकता है, और स्टिग्मा भी दे सकता है। परागन क्या है समझ में आ गया ना, और परागकण क्या है समझ में आ गया ना। कहीं कोई डाउट नहीं ना बचा है? ऑनलाइन वाले लोग, यस सर, अब सब अच्छे से क्लियर हो रहा है। एक ही फ्लावर में मेल फीमेल होता है, या मेल फ्लावर अभी आएंगे दोस्त, उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। हम पौधे के बारे में चर्चा किए थे ना, उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी पढ़ना तो शुरू किए हैं, आइए ना आगे, टेंशन नहीं लेना है, बस खाली समझते जाना है। आज इसके पहले इससे अच्छे से क्लियर था, अभी क्लियर हो गया। अब सब अब करवा दीजिएगा ना, परागन करवा दीजिएगा ना। अभी फर्टिलाइजेशन नहीं करवाए, अभी केवल परागन हुआ है। बिना परागन के फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न ही नहीं हो सकती है। अब आइए दोस्त आगे। परागन जो होता है, परागन ये भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। पहला परागन होता है सेल्फ पोलिनेशन। पहली बार मेरे से साइंस कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में? सेल्फ पोलिनेशन, इसको बोलते हैं स्वपरागन। स्वपरागन पहली बार कौन कौन पढ़ रहे हैं जी साइंस मेरे से? बाकी इसके, अरे महाराज आज का पहला क्लास किसका किसका है? आप लोग तो पहले भी पढ़े हैं, समझ में आ रहा है जी? सच सच बोलना है। इसके पहले कहीं साइंस पढ़े हैं? पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं, मतलब कुछ अच्छे से आ रहा है ना समझ में, दूसरे जगह से अच्छा है ना समझ आने में, बस। बाकी और किसका है पहला क्लास? उनका होगा पहला क्लास। बोलना चाहिए ना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले से भी आता होगा, है ना? अभी क्लियर हो गया है ना? चलिए ठीक है। बहुत आप लोग शर्मा रहे हैं, क्या बात है? अभी पोलिनेशन के बाद आएंगे फर्टिलाइजेशन पे। अभी पेड़ का फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागन। स्वपरागन किसको कहते हैं? एक बात पहले हम आपको बता चुके हैं कि अधिकतर जो पौधे होते हैं उभयलिंगी होते हैं। मतलब कि पौधे में मेल और फीमेल पार्ट ज्यादातर, अधिकांशतः पौधे में, सारे पौधे की बात नहीं कर रहे हैं, एक जगह होता है, ये बात क्लियर है। लेकिन फूल जो होते हैं, अधिकांशतः फूल जो होते हैं एकलिंगी होते हैं। मतलब एक ही पौधे पे 2 फूल लगा हुआ है। अगर ये पौधे की टहनी है तो इस पे 2 फूल लगा हुआ है, तो एक फूल अगर मेल है तो दूसरा फूल क्या है? फीमेल है।
एक ही पौधे पे दो फूल लगे हुए हैं या एक ही टहनी पे दो फूल लगे हुए हैं, एक फूल मेल हो सकता है तो दूसरा फीमेल भी हो सकता है। मतलब कि मेल और फीमेल फूल ज्यादातर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, अलग अलग। हर एक पौधा, मतलब कहने का मतलब कि पौधा उभयलिंगी होता है, मतलब अधिकांशतः पौधा उभयलिंगी होते हैं, लेकिन अधिकांशतः फूल एक लिंगी होते हैं। मतलब उसका मेल पार्ट अलग होता है और फीमेल पार्ट क्या होता है, अलग होता है। ये बात समझ में आ रहा है? अधिकांशतः फूल क्या होता है, क्या एक लिंगी होता है। स्वपरागन किसको कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। जैसे एक ही फूल, मान के चलिए एक ही पौधा का एक ही फूल से परागन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। इसको एकदम ठेठ में समझाते हैं। जैसे आपके घर में गेंदा का फूल लगा हुआ है, अड़हुल का फूल लगा हुआ है, और उसी पौधे से, सेम उसी पौधे से उसी फूल में परागन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। आपके घर में गेंदा का फूल लगा हुआ है, उसी पौधे में, उसी गेंदा के फूल में मेल फूल भी है और फीमेल फूल भी है, और दोनों की उसी में अगर हो जाए पोलिनेशन तो उसको क्या बोलते हैं, स्वपरागन। अब आप वाली के घर में भी गेंदा का फूल लगा हुआ है, अब कोई कीट गया और वहां से उड़ के चला गया उसके घर पर, और उसके घर से लेके चला आया स्टिग्मा। मतलब कि दूसरे पौधे से या दूसरे पौधे के दूसरे फूल से, दूसरे पौधे के दूसरे फूल से अगर लेके चला आया, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पर परागन। मतलब दूसरे पौधे के फूल से जो परागन होता है उसको क्या कहते हैं, पर परागन। उसी पौधे के फूल से जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्वपरागन। क्या स्वपरागन और पर परागन क्लियर हुआ? सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। पर परागन को क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस। एक बात आपको आना चाहिए कि सर एक ही पौधा है, उसमें दोनों फूल के बीच जो हो उसको तो स्वपरागन कहते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे हम आपको बताया कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट फूल का क्या होता है, अलग अलग होता है, बताए। लेकिन क्या ऐसा संभव होता है कि एक ही साथ पौधे में दोनों फूल डेवलप हो जाए? नहीं, एक ही साथ पौधे में दोनों फूल डेवलप नहीं होते हैं। और ये प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि अगर ये दो फूल डेवलप हो रहे हैं तो एक बार में अगर मेल फूल डेवलप हो रहा है तो दूसरे में क्या डेवलप होगा, फीमेल फूल। मतलब एक ही बार में दोनों फूल डेवलप नहीं हो सकते हैं। जब तक ये फीमेल वाला होगा तब तक ये मेल वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर पौधा उभयलिंगी है तो फूल कैसा है, एक लिंगी है। अगर उसी पौधा का फूल उसी पौधे से परागन की क्रिया हो जाए उसको सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागन। दूसरे से हो जाए उसमें पर परागन। अब एक बात बताइए कि पर परागन के लिए क्या फूल अपने से दौड़ के चला आएगा और उसको लाना पड़ेगा? और प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि पोलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, चाहे वो मानव हो या पादप हो, हमेशा नर जननांग को, मतलब कि नर गैमेट को, मेल गैमेट को आना पड़ता है। जब भी आएगा किसको आना पड़ेगा, मेल गैमेट। फीमेल गैमेट वहां का वहां ही रहता है, चाहे वो मानव हो चाहे वो पादप हो, हमेशा वैसी प्रकृति ने वैसा ही निर्माण किया है। अब उसके लिए क्रॉस पोलिनेशन के लिए एक बात और जान लीजिए, इसमें एक और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि अगर ऐसा हो कि पौधा एक ही जाति का होना चाहिए, पौधा अलग अलग जाति का होना चाहिए, पौधा एक जाति का हो या अलग जाति का हो, तब भी परागन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। अब एक बात बताइए कि क्या पौधा का एक ही जाति का होना जरूरी है कि नहीं है? अब समझिए कि अड़हुल की फूल की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अड़हुल। अब अड़हुल का जो फूल है उस पे बैठा हो, मतलब उसका जो पोलन ग्रेन है वो गेंदा के फूल पे लाके रख देगा, तो क्या परागन की क्रिया संपन्न होगी? तो पौधे के या फूल के एक जाति का होना जरूरी है। मतलब अड़हुल का अगर पोलन ग्रेन होगा तो अड़हुल के स्टिग्मा पे ही वो काम करेगा। इसका मतलब यह है कि पौधे या फूल का एक ही जाति का होना जरूरी है। ये बात समझ में आ गया? अब क्रॉस पोलिनेशन समझ में आ गया, स्वपरागन या सेल्फ पोलिनेशन भी आपको समझ में आ गया। उसके लिए अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे बहुत सारे चीज में जो मोनोकोटिलेडोन पौधे होते हैं उसमें जो स्वपरागन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो खुद से हो जाती है, लेकिन पर परागन क्रॉस पोलिनेशन, इसके लिए अलग अलग माध्यम की आवश्यकता होती है। हवा से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, कीट से भी हो सकता है, घोंघा से भी हो सकता है, चमगादड़ से भी हो सकता है, मनुष्य से भी हो सकता है। मनुष्य से कैसे होगा समझिए। आप गए इको पार्क घूमने, आप गए इको पार्क, एगो फूल तोड़ के रख लिए पैकेट में चुरा के, आप क्या रहेगा एकदम बढ़िया से सहेज के, आप आ गए घर, शर्ट खोले और शर्ट ऐसे जगह पे खोले जहां फूल का पौधा लगा हुआ है। उस स्थिति में आप लेके आ गए वहां का फूल। कहां का फूल लेके आ गए? इको पार्क का। कोई भी पार्क का लेके आ सकते हैं, चाहे बेबी पार्क का ही लेके आ जाइए आप।
उससे मतलब नहीं। कहने का मतलब कि दूसरे जगह के फूल को आप लेके आ गए और घर में शर्ट खोले पूरा झाड़ना शुरू, और वो आपका जो पोलन ग्रेन है वो आपके पौधे के स्टिग्मा पे चला गया, तो क्या वो पर परागन की प्रक्रिया हुई कि नहीं हुई? तो पर परागन की प्रक्रिया मनुष्य के द्वारा भी संपन्न होता है। तो इसका मतलब याद रखिएगा, वायु के द्वारा, हवा मतलब हवा उसी को कहते हैं, पक्षी के द्वारा भी संपन्न हो सकता है, याद रखिएगा पक्षी के द्वारा भी संपन्न हो सकता है, जल के द्वारा लिख दिए है ना जी, जल कहाँ, पानी वही ना हुआ। हवा के द्वारा जो संपन्न होता है उसको एनिमोफिलिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस, एनिमोफिलस। हवा के द्वारा जो संपन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस। पानी के द्वारा हाइड्रोफिलस, पानी के द्वारा हाइड्रोफिलस। याद रखिएगा हाइड्रोफिली भी कहीं कहीं लिखा रहता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। एनिमोफिलस, हाइड्रोफिलस। कीट के द्वारा एंटीमोफिलस, एंटीमोफिलस। याद रखिएगा कीट के द्वारा की जो परागन होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीमोफिलस। अब बताइएगा घोंघा के द्वारा, तो याद रखिएगा मेलिसिपियन उसको कहते हैं, मेलिसिपियस। उसको हम लोग घोंघा को क्या कहते हैं? मेलिसिपियन की श्रेणी में रखते हैं। तो जो घोंघा के द्वारा परागन होता है इसको मैलिकोपिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैलिकोपिलस कहते हैं, मैलिकोपिलस कहते हैं। चमगादड़ के द्वारा जो परागन होता है उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? तो चमगादड़ के द्वारा जो परागन होता है उसको बोलते हैं कैरपेटेफिलस। याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं? कैरपेटेफिलस, 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 कैरपेटेफिलस। याद रखिएगा। अच्छा, जल के द्वारा जो परागन होता है उसको, अच्छा पक्षी के द्वारा ऑर्निथोफिलस, पक्षी के द्वारा जो परागन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिलस। याद रखिएगा पक्षी के द्वारा परागन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिलस। मतलब कि पर परागन में अलग अलग विधियां हैं, वो जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, कीट के द्वारा भी हो सकता है और पक्षी के द्वारा भी हो सकता है। आप फूल के सारे भाग को समझ गए, मेल को समझ गए, फीमेल को समझ गए, पर परागन को समझ गए, स्वपरागन को समझ गए। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? अगर हम बात करते हैं कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट पे चला जाना है क्या कहलाएगा? तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट पे चला गया उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं जी। मेल गैमेट का फीमेल गैमेट पे चला जाना वो क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। मनुष्य में भी सेम वही चीज होता है कि मानव का स्पर्म मतलब कि मेल का स्पर्म और इधर महिला का ओवम जब दोनों मिलता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेम उसी तरीके से पादप में भी होता है कि इधर मेल का पोलन ग्रेन्स, मेल का कौन सा पार्ट? पोलन ग्रेन्स। मेल का पोलन ग्रेन सीना था जी, परागकण, और इधर कौन था भाग? स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन का मतलब पोलन ग्रेन का ओभा से मिल जाना, किससे मिल जाना? ओभा, क्योंकि उसका जो पार्ट था क्या था? ओभा। वहां तक प्रक्रिया थी किसकी? परागन की। प्रक्रिया किसकी थी? परागन। कैसे ओभा से मिलेगा ये भी बताएंगे, टेंशन क्यों लेते हैं। मतलब कि पोलन ग्रेन का ओभा से मिल जाना ही क्या कहलाएगा? तो पोलन ग्रेन का ओभा से मिल जाना फर्टिलाइजेशन या क्या कहलाएगा? निषेचन। अभी बताएंगे। काहे हड़बड़ा रहे हैं? एकदम मुंह ऐसे कर दिए, लग रहा है समझ में आएगा, समझ में ना हम है ना। देखिए कैसे आप समझिएगा। इसका ये भाग क्या था मेरे भाई? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या था? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या था? एम्ब्रियो सैक। और उसके अंदर क्या था? ओवा या ओवम। जिस तरीके से मेल का जो फर्टिलाइजेशन वाला भाग था उसको हम लोग पोलन ग्रेन या परागकण कह रहे थे, और इसका कौन सा भाग है? ओवा या ओवम। तो जब पोलन ग्रेन और ओवम मिल जाता है उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। आप सोच रहे होंगे कि सर इतने में फर्टिलाइजेशन खत्म कर देंगे, बिल्कुल नहीं। फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से समझाएंगे। यहां तक समझ में आ गया ना कि हवा द्वारा परागन होगा उसको क्या बोलेंगे? एनिमोफिलस। पानी के द्वारा हाइड्रोफिलस। कीट के द्वारा एंटीमोफिलस। घोंघा के द्वारा मैलिकोपिलस। चमगादड़ के द्वारा कैरपेटोफिलस। और याद रखिएगा कि पक्षी के द्वारा ऑर्निथोफिलस। यहां तक समझ में आ गया? स्वपरागन और परपरागन। चलिए जी, आप लोग बताइए, ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग एक ही फ्लावर में मेल सबका क्लियर हो रहा है ना? आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना है? लाइव पढ़ने वाले पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। लाइव पढ़ने वाले पर विशेष ध्यान एकदम बिल्कुल दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। बताइए ऑनलाइन वाले लोग, आप लोगों का क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? अब आइए फर्टिलाइजेशन। इतना बढ़िया से समझाएंगे फर्टिलाइजेशन कि आज तक कभी आप समझे ही नहीं होंगे कि पेड़ में भी इस तरीके का होता है। अभी तक बढ़िया से समझ में आ रहा है ना सबको? आप लोग को जी पीछे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलिए आइए आगे। अब तो फूल ऐसा ही बना दीजिएगा, अभी फूल दिखाना बाकी है। देखिए अभी सब फूल को संभाल के रखे हैं, पहले पूरा फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरा संपन्न करवा देंगे, तब पूछेंगे कि कौन कौन सा भाग है, पहले देख लीजिए। इतना तक समझ में आ गया ना? अब कैसे फर्टिलाइजेशन होगा फूल देखते आप नहीं बता दीजिएगा कि क्या है,
वृंत है, क्या भाग है? वृंत। ये वाला भाग क्या? हरा वाला कैलिक्स, हरा वाला कैलिक्स। अच्छा ये लाल वाला कोरोला। अभी तोड़ेंगे तब सब बताइएगा, पहले फर्टिलाइजेशन समझ लीजिए आप लोग। चलिए आइए आगे। ये वाला भाग क्या है मेरे भाई? थैलमस। ये वाला भाग क्या है? थोड़ा नीचे से बनाना पड़ेगा फूल। अब आप ही लोग बताइएगा हम क्या क्या बना रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे जी? कैलिक्स। इसको क्या बोलेंगे? ये वाले भाग को क्या बोलेंगे? ये वाले भाग को बोलेंगे ओवरी। ओवरी के अंदर किस क्या होता है? ओवरी के अंदर परत होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर इम्ब्रियो सैक, ओव्यूल के अंदर इम्ब्रियो सैक, और इससे क्या निर्माण होता है? ओवम का। इतना बात क्लियर था। ये बड़े वाले भाग को क्या बोल रहे थे? स्टाइल, और ये छोटे वाले को अस्टिग्मा। याद रखिएगा, वर्तिका और वर्तिकाग्र, हिंदी में वर्तिका और वर्तिकाग्र। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब मेल गैमेट क्या निकल के आ रहा था फूल में दोस्त? तो फूल में मेल गैमेट जो निकल के आ रहा था, याद कीजिए कि फूल में मेल गैमेट क्या निकल के आ रहा था। तो फूल में मेल गैमेट जो निकल के आ रहा था, याद कीजिए कि फूल में मेल गैमेट को क्या कह रहे थे? तो इसको हम लोग कह रहे थे पोलन ग्रेन। क्या कह रहे थे? पोलन ग्रेन। अब ये मेल वाले भाग से जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन निकल कर कहाँ जाएगा? अस्टिग्मा पर। अब ये जो प्रक्रिया, इसको क्या बोल रहे थे? परागन। क्या था? परागन। दिस इज नॉट फर्टिलाइजेशन, दिस इज परागन या पोलिनेशन। क्या है? पोलिनेशन। अब होगा फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न। जब पोलन ग्रेन अस्टिग्मा पे गया, जब पोलन ग्रेन मतलब कि मेल गैमेट जैसे ही फीमेल गैमेट तक पहुंचने की कोशिश करता है, उससे पहले उसको कहां जाना पड़ता है? अस्टिग्मा पे। और जब वो अस्टिग्मा पर जाता है तो इससे एक रासायनिक पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। कभी आप फूल को तोड़ के देखिएगा, यहाँ पे कुछ चिपचिपा पदार्थ आपको मिल जाएगा, देखिए। और जब जैसे ही पोलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा पे जाता है तो एक चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है, और वो चिपचिपा पदार्थ पोलन ट्यूब का निर्माण कर देता है। वह चिपचिपा पदार्थ किसका निर्माण कर देता है? तो वह चिपचिपा पदार्थ जो है पोलन ट्यूब का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? पोलन ट्यूब का निर्माण कर देता है। याद रखिएगा कि इसका निर्माण कर देता है पोलन ट्यूब का। मतलब जब पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इससे एक रासायनिक मतलब कि रासायनिक पदार्थ, एक चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू होता है जो पोलन ट्यूब का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? हिंदी में इसको पराग नली कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग नली। और इंग्लिश में कहते हैं पोलन ट्यूब। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब कहते हैं। ध्यान रहेगा ना कि इंग्लिश में पोलन ट्यूब। जैसे ही यहां से परागकोश से निकल के कौन आ गया? पोलन ग्रेन। कहां पहुंचा? स्टिग्मा पर। और स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद एक चिपचिपा पदार्थ निकला, किसका निर्माण कर दिया? पोलन ट्यूब। और इस पोलन ट्यूब के माध्यम से कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया ओवरी पर। पोलन ट्यूब के माध्यम से कहां पहुंच गया? ओवरी पर। इतना बात समझ में आया? जब ये ओवरी पे पहुंच जाता है तो ओवरी पे पहुंचने के बाद ओवरी के अंदर कौन सा भाग था आप लोग बताइएगा? ओवरी के अंदर था ओवल। ओवरी के अंदर क्या था? ओवल। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? अंडाशय। इसको क्या बोल रहे थे? अंडाशय। ओविल को क्या बोल रहे थे? बीजांड। ओविल को क्या बोल रहे थे? बीजांड। और इसको बोल रहे थे इम्ब्रियो। इसको क्या बोल रहे थे? इम्ब्रियो सैक। इम्ब्रियो सैक। इसी को क्या बोल रहे थे? भ्रूणपोष। इसी को क्या बोल रहे थे? भ्रूणपोष। जैसे ही ये पदार्थ यहाँ आता है तो उस पदार्थ में ऐसा गुण होता है कि वो ओवरी को क्या करता है? तोड़ देता है। मतलब ओवरी को क्या करता है? ब्रेक कर देता है। और ओवरी को ब्रेक करने के बाद कहां पहुंच जाता है? ओव्यूल के पास। और ओव्यूल को ब्रेक करने के बाद कहां पहुंच जाता है? एम्ब्रियो के पास। और जब इम्ब्रियो के पास पहुंच जाता है और इम्ब्रियो के नीचे पाया जाता है क्या? ओभा या ओभम। ओभा या ओभम। और मिल जाता है किससे? ओभम। अब हो गया फर्टिलाइजेशन की क्रिया। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। अगर हम इसको एक लाइन में बताना चाहें तो कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन का ओवम से मिल जाना क्या कहलाता है? निषेचन। किस प्रक्रिया से मिल रही है बात समझ में आ गया? क्लियर है कि किस प्रक्रिया से मिलेगा? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? हमको नहीं लगता है कि इसमें आपको दिक्कत होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है जी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। अब आप पेड़ पौधे को देख के फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न करवा देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही इम्ब्रियो सेक्स से मिलेगा, ये निर्माण किस ओवम से मिलेगा? ये किसका निर्माण कर देगा? जाइगोट का। ये किसका निर्माण कर देगा?
और इसी को हम लोग क्या जाइगोट का निर्माण कर देगा। जाइगोट के बाद किसका निर्माण होगा, तो जाइगोट के बाद जो निर्माण होगा, या कहने का मतलब कि पोलन ग्रेन और ओवा मिलकर क्या बना देगा, जाइगोट। पोलन ग्रेन और ओवा मिलकर क्या बना देगा, जाइगोट। जाइगोट को कहते हैं हिंदी में युग्मक, क्या गैमेट, सॉरी जाइगोट का नहीं, गैमेट को युग्मक कहते हैं। जाइगोट को क्या मतलब सिंपल सा बात है कि जाइगोट पोलन ग्रेन और ओवा मिलकर बना दिया क्या, जाइगोट। पोलन ग्रेन और ओवा मिलकर क्या बना दिया, जाइगोट। और वही जाइगोट किस में रूपांतरित हो जाएगा, तो वही जब जाइगोट चला जाएगा इम्ब्रियो के अंदर, और इम्ब्रियो के अंदर ये किस में रूपांतरित हो जाएगा, बीज में। किस में रूपांतरित हो जाएगा, और ये जाइगोट बीज में रूपांतरित नहीं होगा, बल्कि बीज के अंदर सुरक्षित हो जाएगा। किसके अंदर सुरक्षित हो जाएगा, बीज के अंदर जाके यह क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। बीज के अंदर जाके क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। यह जाइगोट जो है बीज के अंदर जाके क्या हो जाएगा, सुरक्षित। अब जब बीज के अंदर सुरक्षित हो जाएगा तो क्या बनेगा, फल बनेगा। बीज के अंदर सुरक्षित होकर किसका निर्माण करेगा, फल का निर्माण करेगा। यहाँ पे दो चीज और बता देते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। मेल वाले एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर कहाँ आ गया, स्टिग्मा। स्टिग्मा पे एक रासायनिक पदार्थ निकला जो किसका निर्माण कर दिया, पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब के माध्यम से कहाँ गया, ओवरी। ओवरी को तोड़ते हुए, ओविल को तोड़ते हुए, एम्ब्रियो सैक को तोड़ते हुए कहाँ पहुंच गया, ओवम के पास। तो पोलन ग्रेन और ओवम का मिल जाना ही क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन और ओवम का मिल जाना क्या कहलाएगा। और ये ओवम सुरक्षित, ओवम जाइगोट के रूप में सुरक्षित कहाँ रह जाएगा, बीज के अंदर। और बीज के अंदर किसका निर्माण कर देगा, फल का। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी, अब इसमें एक चीज फल में प्रकृति होती है, सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल किसको कहते हैं और असत्य फल किसको कहते हैं। ओवल को अगर हम बात करते हैं, ओवल का मतलब समझ रहे हैं ना, बीजांड, ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि अगर सत्य फल समझेगा कि किसको बोलते हैं, कि अगर इम्ब्रियो से निर्माण, मतलब इसके बाद अगर ओवरी से निर्माण हुआ फल का, उसको क्या बोलते हैं, सत्य फल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परागन की क्रिया संपन्न हो गई, परागन, लेकिन फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसी कारणवश रुक गया। मतलब कि परागन किसको कहते हैं तो समझ में आ गया था कि पोलन ग्रेन का निकलकर स्टिग्मा तक आ जाना, मतलब यह प्रक्रिया संपन्न हो गई, लेकिन फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न नहीं हुई। लेकिन फिर भी ओवरी को छोड़कर किसी अन्य जगह से, मान के चलिए थैलमस वाले भाग से ही फल का निर्माण हो गया, किसी भी अन्य जगह से, मतलब ओवरी को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग से अगर फल का निर्माण हो जाता है, उसको असत्य फल कहते हैं। और अगर ओवरी से होता है तो उसको क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। यहां तक सत्य फल और असत्य फल में कोई दिक्कत है। दूसरी बात, दो तीन चीज और जानना जरूरी है। सरल फल, सरल नहीं जी, सरल, सरल, सिंपल, सिंपल फ्रूट। सरल फल किसको कहते हैं, बहुत इजी है वो भी। उससे पहले अनिषेच फल आपको समझा देते हैं, ठीक है। अब जैसे परागन होने के बाद, परागन होने के बाद जब परागन की प्रक्रिया संपन्न हुई, अब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हुआ। परागन की प्रक्रिया संपन्न हुई, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हुआ, और ओवरी से किसका निर्माण हो गया, फल का निर्माण हो गया। वो वैसे ही फल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी फल को हम लोग कहते हैं अनिषेच फल। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं पेरिथोकार्पी, ऐसे ही कुछ नाम है उसका, ठीक है, हाँ ठीक है, पेरिथियोकार्पी बोलते हैं, पेरिथियोकार्पी। मतलब कि परागन की क्रिया संपन्न हुई लेकिन फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न नहीं हुई, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन बोलते हैं, अनिषेक फलन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फल का विकास अगर ओवरी से हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे, सत फल, और अगर पेड़ के अन्य हिस्से से हो तो उसको क्या बोलेंगे, असत फल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए आइए आगे आते हैं। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग बताइए, आप लोग का क्लियर है, ऑनलाइन वाले लोग बताइए, आप लोग का क्लियर है, आप लोग को भी दिक्कत है कहीं। हाँ, अब आइए दो तीन चीज और। सरल फल, सरल नहीं, सरल, सिंपल फ्रूट किसको कहते हैं, इसका अंडाशय, इसका जो अंडाशय, अंडाशय मतलब समझ में आ रहा है ना, किसको बोलेंगे, ओवरी को। इसका अंडाशय अकेला हो या आपस में पूरी तरीके से जुड़ा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे, सतफल। जैसे अमरूद, इसका आप कभी खाइएगा तो उसका अंडाशय क्या होता है, अकेला होता है। केला, आम, नींबू, ये सब कैसे फल का उदाहरण है, सरल फल। जिसका अंडाशय अकेला हो उसको क्या बोलेंगे, सरल फल। हालांकि इससे पूछता नहीं है, पुंज फल जिसको बोलते हैं हम लोग, या फिर उसको वो एक और फल आता है कंपोजिट फल, संग्रथित फल। संग्रथित फल का उदाहरण कभी कभी पूछ देता है, जैसे कटहल, सहतूत, ये सब किस फल, मतलब कि बहुत सारे ओवरी मिलकर जिस फल का निर्माण करते हैं उसको संग्रथित, मतलब कि संग्रहित, मतलब बहुत सारे ओवरी मिलकर, सिंपल सा बात है कि पूरे फूल या पूरे पुष्पक्रम मिलकर या पूरे गुच्छे से निर्मित होते हैं।
जैसे आप तूत को देखिएगा, सहतूत को देखे हैं, छोटा 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 इस तरीके से गुच्छे जैसा निर्मित होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट या संग्रथित फल कहते हैं। पुंज फल की बात करते हैं तो जैसे शरीफा हो गया, उदाहरण याद रखिएगा उसका, क्या हो जाएगा, शरीफा हो गया। ये सारे जो फल हो गए, मतलब खास करके जो उस तरीके का फल, अनानास हो गया, ये सब जो फल हो गया किस फल का उदाहरण है, पुंज फल। हालांकि वो पूछता नहीं है, फिर भी इसको याद रखिएगा। इस प्रकार फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन, पोलिन ग्रेन्स, एंथर, स्टिग्मा, ये सारा बात यहाँ पे खत्म होता है। अब अगर किसी को दिक्कत है तब हमको बता सकता है, यहाँ सर हमको दिक्कत है फूल में किसी भाग में, किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है। अब हम एक एक करके फूल तोड़ेंगे और तुम लोग पे छीटेंगे। ये वाला भाग क्या है जी, ये वाला भाग, चलिए कैलिक्स को हटा देते हैं। देखिएगा कै रुपये में दिया था, अच्छा कोई बात नहीं, 20 रुपये बर्बाद। कैलिक्स को हटा दिए, चलिए आप लोग सीख जाइएगा ना। ये वाला भाग क्या है, क्या है ये, अच्छा ये लाल भी हो सकता है, अच्छा उजला भी हो सकता है कि नहीं, हर कलर का हो सकता है, नीला भी होता है। तो इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, कोरेला। इसका क्या काम होता है, इसका काम, आई मत कहो कि उस पर छीटना होता है, इसका काम होता है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना, कीटों को और अपनी ओर आकर्षित करना। पूरा कोरेला वाला भाग को तोड़ दे रहे हैं, देखो निकलेगा अंदर से पूरा मोटका एकदम, ये निकल गया निकल गया निकल गया। आप देखो ये जो अंदर वाला सबसे नीचे वाला भाग क्या है, इसको थैलमस, ये वाला ग्रीन वाला, ग्रीन वाला, ये वाला थैलमस या पुष्पासन, थैलमस या, काम क्लियर है। अब ये वाला जो अंदर जो एकदम मोटकी बैठल उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जयांग, इसी को ना गाइनोसियम बोलते हैं। सबसे अंदर वाला भाग क्या था, गाइनोसियम। गाइनोसियम के ऊपर वाले भाग में क्या था, अस्टाइल। गाइनोसियम का यूनिट क्या था, कार्पेल, क्या था, कार्पेल। अब देखिए सबसे पहले मादा भाग, देखिए सबसे ऊपर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर में, ये ऊपर में देख रहे हैं, ये मादा भाग, ये क्या है, ये वाला नर भाग है, ये वाला क्या है, नर भाग दिखा दे रहा है आप लोग को। उजला वाला भाग क्या है, नर भाग। अब इसी नर भाग को क्या कहते हैं, एंडोसियम। एंडोसियम का यूनिट क्या होता है, अस्टामिन। अस्टामिन को कितने भागों में, 2 भागों में, कौन कौन, लंबा वाला भाग क्या हो गया, फिलामेंट। और इसके ऊपर में जो भाग जो देख रहे हैं गोल गोल, इसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, एंथर। और इसी के अंदर क्या पाया जाता है, पोलन ग्रेन्स। इसी के अंदर क्या रहता है, तुम लोग का सब क्लियर है ना। देखो अड़हुल के फूल में तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला हरा वाला भाग क्या हो जाएगा, हरा वाला भाग कैलिक्स, एकदम फूल देख के एकदम बता देगा ना, ऑपरेशन कर देगा ना। लाल वाला भाग, लाल वाला भाग, चलो देखो इसमें जो होता है ना, ये सबसे अंदर वाला भाग होता है, क्योंकि ओवरी बताए थे ना कि सबसे नीचे जुड़ा हुआ होता है। ये वाला भाग क्या होता है, ओवरी। ये वाला भाग क्या होता है, और ओवरी के ऊपरी भाग में क्या होता है, ये जो देख रहा है ये वाला भाग ओवरी। ओवरी के ऊपरी भाग में अस्टाइल, उसके ऊपर में स्टिग्मा। क्लियर है ना। अब आता है ये जो देख रहा है पीला पीला, ये पीला पीला, ये वाला भाग कैसा है, तो ये नर जननांग है। कैसा जननांग है, देखो ये ऊपर जो देख रहा है इसमें नर और मादा दोनों है ना। तुम लोग इतना नजदीक से तो हम नहीं ना दिखा सकते, लेकिन देखो ऑनलाइन वाला लोग भी, इसमें नर और मादा क्या है, अलग अलग है। अड़हुल का फूल की ऐसी प्रकृति होती है कि एक ही फूल पर दोनों पाया जाता है, लेकिन दोनों अलग होता है। ये जो तुम ऊपर वाला भाग देख रहा है, ये वाला एकदम छोटा छोटा भाग, ये क्या है, स्टाइल और स्टिग्मा। और ये वाला भाग जो पीला वाला भाग देख रहे हैं, देखो है कि नहीं, सेम उसी तरीके का जैसा बनाए थे। ये वाला भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोसियम। एंडोसियम में लंबा वाला भाग को फिलामेंट, और ये जो गोल वाला पीला वाला भाग है इसको क्या बोलेंगे, एंथर। और इसी में पाया जाता है परागकोश। क्लियर है ना, सब चीज फूल का निषेचन कैसे होता है, क्लियर है ना। सतफल, सतफल किसको कहते हैं बता दीजिएगा ना। कहीं से कोई दिक्कत, कोई अगर दिक्कत है तो बताइए। हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। दिखाई नहीं दे रहा, तब हम फूल कहाँ से बड़ा लाएं। ट्रू फ्रूट्स जिसका निर्माण ओवरी से हुआ है। चलिए फर्टिलाइजेशन फिर बता दीजिए आलोक कुमार जी। कोई बात नहीं, फर्टिलाइजेशन इनका मन है फिर से बता देने का, तो फिर से बता देते हैं। देखिए जैसे ही पोलन ग्रैंड से निकल, याद रखिएगा कि जैसे ही एंथर से पोलन ग्रैंड निकलकर कहाँ पहुंचता है, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद एक रासायनिक पदार्थ का छिड़काव करता है, और उस रासायनिक पदार्थ से किसका निर्माण हो जाता है, पोलन ट्यूब। और उस पोलन ट्यूब के माध्यम से ये जो पोलन ग्रेन है धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल। और वो रासायनिक पदार्थ में इतनी शक्ति होती है कि ओवरी को तोड़ते हुए कहां पहुंच जाता है, ओव्यूल। ओव्यूल को तोड़ते हुए एम्ब्रियो सैक, और अंत तक इसका कहां तक पहुंच जाता है, ओवा। और इसी को ओवा और पोलन ग्रेन के मिलने को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नोट्स एकदम और बेहतर तरीके से बनाया हुआ है। नोट्स में हर एक चीज फोटो वोटो के साथ लगा दिए हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए।
जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसका नोट एकदम इतना बेहतर से बना दिए हैं, पलटिएगा सब समझ में आएगा, देख लीजिएगा, बाकी आपको समझ में आ ही जाएगा। आइए आगे, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आपको किताब पे लेके चलते हैं, लेके आ जाएं। किताबों में है ये कुछ जी, इसमें कुछ है? हमको लगता है कि जितना पढ़िएगा उससे ज़्यादा तो आपको पहले ही बता चुके, पढ़ के और कंफ्यूजे हो जाइएगा, लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं। पौधे का क्या है? जनन अंग, उसमें बाह्यदलपुंज को, हरियरका वाला को कैलिक्स। अब सब चीज क्लियर हो रहा है ना? चलिए, कोरोला किसको कहते हैं जान रहे हैं? एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सब क्लियर है ना? नर जननांग एंड्रोसियम, मादा जननांग गाइनोसियम। चलिए, पुमांग, पुमांग में एक या एक से अधिक स्टैमेंस, बताए थे कि पुमांग के एंड्रोसियम की यूनिट को क्या कहते हैं? स्टैमेंस में क्या पाए जाते हैं? स्टैमेंट के दो भाग, फिलामेंट और एंथर, और उसी एंथर में क्या पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन। इसको मत पढ़िए, इसको आप लोग पढ़िएगा अभी मत, इसको इस वजह से मत पढ़िएगा कि और कंफ्यूज होइएगा पढ़ के, क्योंकि इसमें एकदम शुद्ध हिंदी में लिख दिया। हम आपको जो पढ़ाए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाए, आप दोनों उसी तरीके से याद भी रखिएगा, ठीक है? बाकी इसमें आपको याद करने वाला बात यह है कि खाने वाला भाग कौन सा होता है। अब आप जब पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि किसका कौन सा भाग खा रहे हैं। पुष्पासन या थैलमस किसको कहते हैं, सब समझ में आएगा। अब बताइए कि सेब सत फल है कि असत फल है? क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है? पुष्पासन से, और जिसका ओवरी से निर्माण हुआ है वही ना सत फल है जी। तो याद रखिएगा, सेब का खाने वाला भाग पुष्पासन, नाशपाती का पुष्पासन, आम का मध्यफल विधि। ये सब तो अपना कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए कि छिलका हटाते हैं, बीच वाला आठी फेंक देते हैं, खाते हैं कौन? बीच वाला। तो याद रखिएगा, मध्यफल भीति। अमरूद का पूरा फल भीति है बीजांडासन, फल भीति है बीजांडासन। अंगूर का भी पूरा फल, जिसका पूरा खा जाते हैं उसको क्या कहते हैं? फल भीति, या उसका पूरा बीजांडी हम लोग खा जाते हैं, नहीं खा जाते हैं कि अमरूद में? अब कोई कोई आदमी अंगूरों छील के खाता है, वो तो पगला है, उसका क्या कहिएगा, लेकिन खाने वाला भाग उसका क्या होता है? बीजांडासन। पपीता का मध्यफल भीति, ऊपर वाला छिलका हटाते हैं, बीच वाला खाते हैं। नारियल का भ्रूणपोष। अब ये भी समझ में आ रहा होगा कि भ्रूणपोष किसको कहते हैं, समझ में आ रहा है ना कि नारियल का खाने वाला भाग भ्रूणपोष। टमाटर का फल भीति और बीजांडासन। केला का मध्य एवं अंतःभीति। नारंगी का जानते हैं जूसी है। अनानस का परिदल पुंज, अनानस पापा की परी सब खाती है, तो अनानस का क्या आप कहिएगा कि अभी आप भी खाए हैं, है ना? तो अनानस का परिदल पुंज। कटहल का भी परदल पुंज। शहतूत का रसीले परदल पुंज। अब इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। लीची का खाने वाला भाग एरिल, पूछता है ये प्रश्न। काजू का पुष्प वृंतिया बीज पथ। और गेहूं, जितने भी अनाज हैं सबको हम लोग क्या खाते हैं? भ्रूण पोषिया भ्रूण खाते हैं, भ्रूण पोषिया भ्रूण खाते हैं। इतना ही तक था फूल। फूल में कोई दिक्कत है तो बताइए, कहीं कोई फूल में समस्या? आज देख रहे थे कि हम समय से खत्म कर पाते हैं कि नहीं। क्लास अगर समय से शुरू होगा तो समय से खत्म भी हो जाएगा। देखिए अभी कितना बजा है, और 9 बजे तक ये टॉपिक खत्म हो गया। कितना देर पढ़े हम लोग? 1 घंटा 7 मिनट, 41-45 मिनट लगभग करेंट अफेयर भी पढ़े हैं। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको समय से आना। हम 5 मिनट लेट भी आएंगे काम चल जाएगा, लेकिन आपको आना जरूरी है, क्योंकि आप आते रहते हैं। आज तो हम जानबूझ के डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे कि कुछ भी हो जाए डिस्टर्ब नहीं होना है। बाकी इसको जाके एक बार अच्छे से पढ़िएगा। इसका नोट्स अभी तुरंत अपलोड कर देंगे, ठीक है? बाकी आइए, अभी आप लोग को बोले थे रुकने के लिए ना, हाँ ठीक है, 2-3 मिनट आप लोग ब्रेक ले लीजिए। बहुत देर से एकदम दिमाग पे लोड दिए हुए हैं। फूल समझ में आ गया ना किसी को? फूल में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, मिलते हैं अभी आप लोग से अगले क्लास में।